Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. Welcome back to our channel. And guys, आज के अपने इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 16। यहाँ पर हम आपके 25 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो कि आपके यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल क्वेश्चंस आपके लिए प्रूव होंगे। ये जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, के PYQs हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। आप इनको जब सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं और आपको उनको किस तरह से सॉल्व करना होता है। ठीक है, सो वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि आपसे कोई भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ओके गाइस, so without wasting much more time, let's move towards our topic. So let's get started. स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैन बी क्लासिफाइड एज वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। आपको पता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है कि इसमें आपका क्या होता है कि जिस तरह से आपकी कॉल कॉन्फ्रेंसिंग होती है, जब आप लोग अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, किसी से कॉलिंग कर रहे होते हैं, तो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब होता है कि आप एक टाइम में 2-3 लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो सिमिलरली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है कि किसी भी टॉपिक पर डिस्कशन किया जाता है, अपने अपने घर बैठे हुए होते हैं, ठीक है, अपनी अपनी प्लेस पर होते हैं और इंटरनेट के थ्रू, ठीक है, या फिर कोई भी आपकी वेबसाइट के थ्रू क्या करते हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है, जिसमें उनका क्या आता है, फेस भी आता है और उनकी वॉइस भी आती है। इस तरह से कनेक्ट होते हैं कि वो दिखाई भी देते हैं और वो जो बोल रहे होते हैं वो सुनाई भी देता है। इस तरह से बॉक्सेस बनते हैं और इन बॉक्सेस में अलग अलग पर्सन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहलाती है। तो वही आपसे यहाँ पूछा है कि ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन जो है वो होता है। क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सिर्फ विजुअल होता है, यानी कि आप कह सकते हैं वन वे होता है, या फिर ऑडियो विजुअल दोनों होता है लेकिन ओनली वन वे होता है, या फिर ऑडियो विजुअल 2 वे होता है, या फिर विजुअल 2 वे होता है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, ऑडियो भी होता है। मैंने अभी आपको बताया कि उनकी वॉइस जो हो रही होती है, उनकी वॉइस क्लियर हो रही होती है, वो जो कुछ भी बोल रहे होते हैं वो जो बाकी के लोग होते हैं उनको क्लियरली क्या हो रहा होता है, क्लियरली सुनाई दे रही होती है आवाज़। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो विजुअल होते हैं। विजुअल का यहाँ पर मतलब है कि क्लियरली क्या होते हैं, विजिबल होते हैं, जो बाकी के लोग होते हैं उनको ये लोग क्या कर रहे होते हैं, दिखाई दे रहे होते हैं। तो अब एक तरफ सुनना हो गया आपका, ठीक है, ऑडियो हो गया, बोलना और सुनना, और एक तरफ आपका दिखना हो गया और दिखाना, तो ये क्या हो गए, ये 2 वे हो गए। तो यहाँ पर इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट एमसी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन इज लोकेटेड एट। आपसे पूछा है कि जो एमसी नेशनल यूनिवर्सिटी है जर्नलिज्म और कम्युनिकेशन की, ये आपकी लोकेट करती है कहाँ, क्या ये लखनऊ में है, भोपाल में है, चेन्नई में है या फिर मुंबई में है। यहाँ पर कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है नहीं, फैक्चुअल क्वेश्चन है आपका, यू नीड टू रिमेंबर इट, आपको याद रखना होगा। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज भोपाल। ठीक है, तो जर्नलिज्म और कम्युनिकेशन का जो एमसी यूनिवर्सिटी है वो आपकी भोपाल में है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट ऑल इंडिया रेडियो
जिसका जो कि ब्रॉडकास्टिंग के लिए होता है उसको किस साल में नाम दिया गया था? ये ऑल इंडिया रेडियो का नाम कब मिला था? क्या 1926 में मिला था, क्या 1936 में मिला था, 1946 में मिला था या फिर 1956 में मिला था? तो ये भी आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है कि ये जो आपका ऑल इंडिया रेडियो है, ठीक है, इस जो कि ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज़ होता है, इसको ऑल इंडिया रेडियो का नाम 1936 में मिला था। नेक्स्ट है, इन इंडिया फॉर ब्रॉडकास्टिंग टीवी प्रोग्राम्स विच सिस्टम इज़ फॉलोड। अब आपसे यहाँ पर पूछा है कि भारत में टीवी प्रोग्राम्स को ब्रॉडकास्ट करने के लिए किस सिस्टम को फॉलो किया जाता है? क्या NTCS सिस्टम, PAL सिस्टम, NTSE सिस्टम या फिर SECAM सिस्टम? ठीक है, तो इंडिया में हम टीवी प्रोग्राम्स को ब्रॉडकास्ट करने के लिए जिस सिस्टम का यूज़ करते हैं वह है आपका PAL सिस्टम। इसकी अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो ये है आपकी फेस ऑल्टरनेटिंग लाइन सिस्टम, यानी कि यहाँ पर फेस जो है वो ऑल्टरनेट लाइन सिस्टम, जो फेस है वो कैसा होता है? ऑल्टरनेट लाइन में होता है। मतलब अब इधर है तो इधर वाली इस वाली लाइन में नहीं होगा, फिर इस लाइन में होगा, फिर इस लाइन में नहीं होगा, फिर इस लाइन में होगा, ठीक है। तो इसलिए ऐसे सिस्टम का हम यूज़ करते हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट द टर्म DAVP स्टैंड फॉर। जो टर्म है आपकी DAVP ये किस के लिए, मतलब क्या है इसकी फुल फॉर्म? Directorate of Advertising and Vocal Publicity, Division of Audio Visual Publicity, Department of Audio Visual Publicity या फिर Directorate of Advertising and Visual Publicity. So the correct answer for this question is option number D, Directorate of Advertising and Visual Publicity. Next question is the term TRP is associated with TV shows stand for। अब आपसे पूछा ये जो TRP टर्म है जो कि आपके टीवी शोज से एसोसिएटेड है, जुड़ी हुई है, तो इस TRP की फुल फॉर्म क्या है? क्या टोटल रेटिंग पॉइंट्स है, टाइम रेटिंग पॉइंट्स है, थीमेटिक रेटिंग पॉइंट्स है या फिर टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स है? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स, क्योंकि यहाँ पर आ ही रहा है आपका कि टीवी शो से एसोसिएटेड है। Next question number 7 and this question says that what is the number that comes next in the following sequence। कौन सा नंबर है जो कि अब आपका यहाँ आएगा इस सीक्वेंस में? तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? पैटर्न को एनालाइज करना होता है, उसको ऑब्जर्व करना होता है। तो अब आप पैटर्न जब ऑब्जर्व करेंगे तब आप देखेंगे कि आपका 2 के बाद क्या आता है? डायरेक्ट 6 आ रहा है। इट मीन्स कितना गैपिंग हो रहा है? आपका 4 का गैपिंग हो रहा है। 6 के बाद आपका डायरेक्ट 12 आता है। इट मीन्स 6 और 12 के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज 6। नेक्स्ट आप देख रहे हैं 12 एंड 20। 12 के बाद 20 आ रहा है, तो 20 और 12 में अगर हम बात करें तो 20 माइनस 12 दैट इज 8। फिर 30 यानी कि 10, फिर 42 यानी कि 12, फिर 56 यानी कि 14। दैट मीन्स कितनी गैपिंग रखनी होगी? 16 माइनस करना होगा, 16 की गैपिंग रहेगी आपकी, यानी कि आप 56 में कितना ऐड करेंगे? 16 ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा? 72 आएगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जब आप इस तरह से लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है, 2 नंबर जो है आपकी गैपिंग जो है वो इंक्रीज़ कर रही है। पहले 4 थी, फिर 2 6, फिर 2 8, फिर 2 10, 2 12। इस तरह से आप इसको लिखेंगे और हमारा करेक्ट आंसर जो रहेगा इसका 72। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 and this question says that find the next letter for the series YVSP। अब आपको YVSP के लिए नंबर चूज़ करना है। अब आप यहाँ पर देखिए उल्टा दिया हुआ है, हम P से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जब आप P से स्टार्ट करोगे, P के बाद S आ रहा है। अब आप सोच लीजिए कैसे आ रहा है, यहाँ पर
क्या आ रहा है बीच में, PQR। इसी तरह से सिमिलरली S के बाद आपका V है, यानी कि T और U यहाँ पर बीच में आएंगे, फिर आपका V आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही V के बाद आपके W और X की गैपिंग हुई है और फिर आपका Y आ रहा है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं के बीच में 2 अल्फ़ाबेट्स की गैपिंग है। तो इसलिए P से पहले हमारा क्या आएगा, P से पहले हमारा आएगा N और O का गैपिंग रहेगा और यहाँ हमारा M आएगा। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर B। Next question number 9 says that given that in a code language, यहाँ पर आपको कोड लैंग्वेज में बोला है कि 645 मीन्स डे इज़ वार्म। ठीक है, इसका मतलब है कि जो दिन है वो कैसा है, वो गर्म है। नेक्स्ट 42 का मीन्स है कि वार्म स्प्रिंग। 634 का मतलब है स्प्रिंग इज सनी। स्प्रिंग इज सनी। अब आपको यहाँ पर सनी के लिए बताना है कौन सी डिजिट यूज हुई है। ठीक है, तो अब आप सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पर हम डिजिट्स को मैच करेंगे एक बारी। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर डे इज़ वार्म है, यानी कि हम वार्म को मान रहे हैं 4। ठीक है, तो ये जो वार्म है ये इसके लिए डिजिट क्या है, 4 है। इसी तरह से यहाँ पर वाला जो 4 है इसकी डिजिट भी क्या रहेगी, वार्म रहेगी। ठीक है, तो अब स्प्रिंग के लिए हम मानेंगे यहाँ पर, अब तो अब कुछ और है ही नहीं, 2 ही है, तो यहाँ स्प्रिंग का 2 हो जाएगा। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके इसके लिए रहेगा, हम यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, तो डे के लिए रहेगा 6 और इसके लिए रहेगा 5। तो आप खुद देख रहे हैं कि ये जो इज़ है, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है, ये लास्ट नंबर है यहाँ पर। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर किसका बताना है, सनी का बताना है। तो इसी यहाँ पर भी ऐसा ही हो जाएगा कि स्प्रिंग के लिए हम मान लेंगे 6th नंबर। ठीक है, सनी के लिए हम मान लेंगे आपका 3 नंबर, क्योंकि हम हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे दे रहे हैं, लास्ट पे दे रहे हैं, तो इसका 4 हो जाएगा और हमारा सनी जो है वो 3 में आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको इस तरह से देखना है कि पैटर्न, एक क्वेश्चन और था वहाँ पर भी यही था कि हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो ये होता है कॉर्नर वाला। ठीक है, और फर्स्ट और थर्ड कंटिन्यू होते हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन इज। अब यहाँ पर एक क्लासिफिकेशन दिया है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि आपको बोला है फर्स्ट प्रेसिडेंट इंडिया का कौन है, तो आपका तुरंत माइंड में आपको क्या आ जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। जब आपने सुना नाम फर्स्ट प्रेसिडेंट का तो आपको तुरंत याद आ गया कि कौन है हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ठीक है, ऑथर ऑफ गोदान की अगर हम बात करें तो कौन है आपके, मुंशी प्रेमचंद है। तो इस तरह से जैसे ही बाकी नाम आते हैं, ब्लू थिंग्स क्या है, तो ब्लू थिंग्स में आपको याद आ जाएगा वाटर है। ठीक है, आप स्काई को भी ब्लू मानते हैं। ठीक है, आप स्टार्स को भी ब्लू मानते हैं, तो ये आपके ब्लू हो गए। ठीक है, स्टूडेंट्स हु वर्क हार्ड, जो हार्ड वर्क करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स को आप इंटेलिजेंट भी बोलते हैं। ठीक है, आप हार्ड वर्किंग भी बोलते हैं। तो ये आपसे पूछा है कि ये बेस क्या रहेगा इस क्लासिफिकेशन का, तो क्या ये कॉमन नेम्स हैं, क्या ये प्रॉपर नेम्स हैं, या फिर ये डिस्क्रिप्टिव फ्रेसेस हैं, या फिर ये इनडेफिनेट डिस्क्रिप्शन है। तो देखिए कॉमन नेम तो नहीं है ना, ये कोई यहाँ पर यूज़ थोड़ी ना। यहाँ कॉमन नेम कब होता, अगर सिर्फ स्टूडेंट होता, या अगर यहाँ पर फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना होकर सिर्फ प्रेसिडेंट होता, यहाँ पर ऑफ गोदान ना होकर सिर्फ ऑथर होता, यहाँ बुक्स इन माय लाइब्रेरी ना होकर सिर्फ बुक होता, यहाँ पर अगर थिंग्स ना होकर के ब्लू होता, या फिर ब्लू ना होकर के सिर्फ थिंग्स होता,
तो अब आपके ये कॉमन नाउन होते, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए ये कॉमन नाउन नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन ये कब होते हैं? अगर यहाँ पे डायरेक्ट आपका लिखा होता कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये होता आपका प्रॉपर नाउन। यहाँ मुंशी प्रेमचंद्र लिखा होता तब ये होता, या फिर डायरेक्ट स्टार लिखा होता, स्काई लिखा होता, वाटर लिखा होता, ठीक है, राम लिखा होता, तो ये हो जाते आपके प्रॉपर नेम्स। पर ऐसा भी नहीं है, लेकिन क्या दिया गया है, इन चीज़ों से आपको पता चल रहा है कि जो पहले प्रेसिडेंट थे इंडिया के वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है इंडिया का, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का क्या है? डिस्क्रिप्शन है। इस तरह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को डिस्क्राइब किया जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट इन द एक्सप्रेशन नथिंग इज लार्जर दैन इटसेल्फ द रिलेशन इज लार्जर दैन इज। यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन आपको प्रोवाइडेड है कि नथिंग इज लार्जर दैन इटसेल्फ, मतलब खुद से ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं होता, यहाँ पर जो रिलेशन है आपका इज लार्जर दैन, इसको हम क्या कहेंगे? तो ये क्या है आपका, ये जो रिलेशन है ये आपका इररिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और कैसे है? क्योंकि इररिफ्लेक्सिव रिलेशन ये इसलिए है क्योंकि ये जो इररिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है ये डिनोट करता है रिलेशन, ऐसा रिलेशन जो कि कभी भी टर्म और खुद के बीच में नहीं होता, ठीक है। टर्म और इटसेल्फ के बीच में जो नहीं होता है, कभी नहीं होता, तो वही आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट there are more laws on the books today than ever before and more crimes being committed than ever before। असर्शन में कहा है कि यहाँ पर जितने ज़्यादा लॉज हैं अब पहले से, तो उतने ही ज़्यादा क्राइम भी हो रहे हैं, ठीक है, पहले से ज़्यादा। रीज़न बिकॉज टू रिड्यूस क्राइम वी मस्ट एलिमिनेट द लॉज। यहाँ बोला है कि इसका कारण ये है कि हमें अगर क्राइम को कम करना है तो हमें लॉज को ख़त्म करना होगा। अब आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है और कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट्स देखेंगे तो आप खुद समझ जाइए। ए इज ट्रू, ये बात तो सही है कि जितने ज़्यादा लॉज बनाए जा रहे हैं, पहले कोई लॉज नहीं हुआ करते थे लेकिन इतने ज़्यादा क्राइम पहले नहीं होते थे, लेकिन जितने ज़्यादा लॉज बनाए जा रहे हैं उतने ही ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट है ये, तो ए तो सही है। लेकिन आर जो है ये थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि हम नहीं कह सकते कि आप अगर लॉज हटा देंगे तो क्राइम नहीं होंगे, ऐसा कुछ कंपलसरी तो है नहीं। आपको किसी ने कंफर्मेशन तो दिया नहीं है कि एक बार लॉज हटा के देख लीजिए फिर क्राइम नहीं होंगे, तो ये कैसा है? डाउटफुल है। और आर जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, ठीक है, क्योंकि वहाँ बात हो रही है कि जितने लॉज बढ़ रहे हैं उतने ज़्यादा क्राइम बढ़ रहे हैं, तो कुछ इससे रिलेटेड ये नहीं है, यहाँ तो लॉज को ख़त्म करने की बात कर दी गई है, ठीक है। So option number A is the correct answer for this question. Next move towards our next question, and this question says that if the proposition, अगर जो proposition है कि all men are not mortal, देखिए काफ़ी बार ये question जो है वो आपका repeat हुआ है कि all men are not mortal is true, अगर ये सही है तो इनमें से कौन सा इन्फ्रेंस जो है वो करेक्ट माना जाएगा, आपको कोड में से बताना है। So the correct answer for this question is ऑल मैन आर मॉर्टल इज ट्रू। यहाँ पर जब नॉट लिखा है तो मॉर्टल कैसे हो जाएंगे, इसलिए ये ऑप्शन तो आपका कट हो जाएगा। सम मैन आर मॉर्टल इज फॉल्स, ठीक है, ये चल सकता है कि फॉल्स बोला है इसको कुछ मैन, ठीक है। नो मैन आर मॉर्टल, तो ये डाउटफुल है, बिल्कुल सही बात है। और ऑल मैन आर मॉर्टल इज फॉल, यस, नॉट की बात आ रही है, ये वाली स्टेटमेंट भी सही है। तो हमारी 2, 3 एंड 4 स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज डिटरमाइन द नेचर ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन। अब यहाँ पर इस डेफिनेशन का नेचर आपको बताना है, क्या है। डेफिनेशन इज अवर्शन मीन्स द रूथलेस मर्डरिंग ऑफ इनोसेंट बींग्स। यहाँ पर बोला है कि जो अवर्शन होता है वो कह सकते हैं कि निर्दयता से किसी भी मासूम की
मासूम का मर्डर करना होता है। तो ये इसका नेचर क्या, लेक्सिकल है, परसुएसिव है, स्टिपुलेटिव है, थ्योरेटिकल है। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, परसुएसिव है। नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स आर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्ग्यूमेंट। यहाँ पूछा है कौन सा आर्ग्यूमेंट नहीं है। इजली आप समझ सकते हैं आर्ग्यूमेंट कब होता है, दो लोगों के बीच में कोई कहता है नहीं ऐसा है और दूसरा कहे ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप देखेंगे देवदत्त डज नॉट ईट इन द डे सो ही मस्ट बी ईटिंग एट नाइट। देवदत्त दिन में नहीं खाता इसलिए वो रात में खाता है। तो ये यहाँ कोई आर्गुमेंट हुआ नहीं हुआ। अगर मैं कोई बोल रहा होता कि देवदत्त रात में खाता है और कोई कह रहा होता देवदत्त दिन में खाता है, तब आर्गुमेंट होता, ठीक है। सो यहाँ तो कोई आर्ग्यूमेंट है ही नहीं। फिर देवदत्त ईट्स इन द नाइट सो ही डज नॉट ईट ड्यूरिंग द डे, कि वो रात में खाता है वो इसलिए दिन में नहीं खाता, तो यहाँ पर भी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। देवदत्त डज नॉट ईट इन द डे ही मस्ट बी ईटिंग इन द नाइट, अगर वो दिन में नहीं खाता तो उसको रात में खाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ भी आर्ग्यूमेंट नहीं है। आर्ग्यूमेंट है कि देवदत्त इज ग्रोइंग फैट, अगर देवदत्त जो है वो मोटा हो जाएगा, एंड इफ ही डज नॉट ईट ड्यूरिंग द डे, और अगर वो दिन के समय नहीं खाएगा तो ही विल बी ईटिंग एट नाइट, तो वो रात के समय खाएगा। यही आपका आर्ग्यूमेंट नहीं है, और बाकी सारे जो हमने देखे ये आपके क्या थे, आर्ग्यूमेंट थे, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज वेन डायग्राम इज अ काइंड ऑफ डायग्राम टू। ये पूछा है कि वेन डायग्राम किस तरह का डायग्राम होता है, तो ये कैसा डायग्राम होता है, क्या जो ये रिप्रेजेंट करता है और असेस करता है एलिमेंट्री इन्फ्रेंस की वैलिडिटी को साइलोजिस्टिक फॉर्म में, या फिर ये रिप्रेजेंट करता है लेकिन असेस नहीं करता है एलिमेंट्री इन्फ्रेंस की वैलिडिटी को साइलोजिस्टिक फॉर्म में, या फिर ये रिप्रेजेंट करता है और असेस भी करता है एलिमेंट्री इन्फ्रेंस के ट्रुथ को साइलोजिस्टिक फॉर्म की, या फिर ये असेस करता है लेकिन रिप्रेजेंट नहीं करता है एलिमेंट्री इन्फरेंस के ट्रुथ को साइलोजिस्टिक फॉर्म के। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, कि ये रिप्रेजेंट भी करता है और ये असेस भी करता है आपकी एलिमेंट्री इन्फरेंस के वैलिडिटी को साइलोजिस्टिक फॉर्म की, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, रीजनिंग बाय एनालॉजी लीड्स टू। जो एनालॉजी के द्वारा रीजनिंग होती है वह किस पर निर्भर करती है, सर्टेनिटी पर, या फिर आपके डेफिनेट कंक्लूजन पे, या फिर प्रेडिक्टिव कंजक्चर पे, या श्योरिटी पे। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज प्रेडिक्टिव कंजक्चर। नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ फॉल्स है। यहाँ बोला है कि इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट हमेशा प्रोसीड करते हैं एक पर्टिकुलर से जनरल की तरफ, कोजेंट आर्ग्यूमेंट आपके इंडक्टिवली स्ट्रांग होते हैं, वैलिड आर्ग्यूमेंट आपके उसमें प्रीमिसेस फॉल्स होता है, कंक्लूजन भी फॉल्स होता है, और आर्ग्यूमेंट लेजिटिमेटली ही बोले जाते हैं सही की और गलत की तरह। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, 2 and 4। कोजेंट आर्ग्यूमेंट जो है वो इंडक्टिव स्ट्रांग होते हैं और आर्ग्यूमेंट लेजिटिमली बोले जाते हैं ट्रू और फॉल्स की तरह। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 पर्सन्स यहाँ पर प्रोवाइडेड हैं आपको, ठीक है, A B C D E and F, ये की सब एक सर्कल में है, ठीक है। आपको बताना है कि A और F के बीच में कौन है, तो पहले हम बना लेते हैं, देखेंगे। तो सबसे पहले बताया कि B जो है F और C के बीच में है, यानी कि हम F को यहाँ मान लेते हैं, तो B यहाँ आ गया आपका और C यहाँ आ गया। फिर आपसे बोला है कि A जो है वो E और D के बीच में है, तो हम, और D जो है वो लेफ्ट में है F के, यानी कि D तो यहाँ हो जाएगा। और फिर आपसे कहा है कि बताया ही है कि A जो है वो E और D के बीच में है, तो यहाँ E आ जाएगा और यहाँ पर आपका A आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके सर्कल्स में ही हो गए सब, और ये F के लेफ्ट में है D, और जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे हमने बता दिया। अब आप बता दीजिए और F के बीच में कौन है, तो A और F के बीच में क्या है आपका D है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, जो प्राइस है पेट्रोल का इंक्रीज कर रहा है 25%, तो किस परसेंटेज से किस परसेंटेज से कस्टमर को रिड्यूस करना होगा कंजप्शन, ताकि जो अर्लियर बिल है पेट्रोल का वो अल्टर ना हो। तो जब 25% से बढ़ रहा है तो उसको किस तरह से किफ़ायत करनी होगी, कितनी परसेंट की, तो उसे 20% की यहाँ पर किफ़ायत करनी होगी, ताकि जो पहला उसका
बिल था वो चेंज ना हो। नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज इफ राम नोज दैट y इज एन इंटीजर ग्रेटर दैन 2, अगर राम जानता है कि y एक इंटीजर है जो कि 2 से बड़ा है और 7 से छोटा है। हरी अगर जानता है कि y एक इंटीजर है जो कि 5 से बड़ा है और 10 से छोटा है, तो ये लोग करेक्टली कंक्लूड करेंगे कि y को हम एग्जैक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते। y या तो y की 2 वैल्यूज़ हो सकती हैं, y की 3 वैल्यूज़ हो सकती हैं, या फिर कोई वैल्यू नहीं होगी y की इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कि y को एग्जैक्टली डिटरमाइन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपको 2 और 7 दिया तो है, ठीक है। नेक्स्ट इज 4 pipes can fill a reservoir in 15, 20, 30 and 60 hours। यहाँ पर बोला है कि 15 पाइप हैं जो कि 4 पाइप हैं जो कि 15 घंटे, 20 घंटे, 30 घंटे और 60 घंटों में एक रिजर्वायर को भरते हैं। तो उन्होंने बोला है कि अगर पहला पाइप जो है वो सुबह 6 बजे स्टार्ट हुआ था, दूसरा पाइप 7 बजे, तीसरा 8 बजे और चौथा 9 बजे हुआ था, तो कितने समय में ये कितने समय तक ये भर जाएगा रिजर्वायर। तो देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है कि आप मान लीजिए कि जो आपका फर्स्ट पाइप है, ठीक है, जो फर्स्ट पाइप है वो आपका टैंक फिल कर रहा है 15 घंटे में। तो ये जो फर्स्ट पाइप है ये 1 घंटे में कितना टैंक फिल करेगा, 1/15 करेगा। इसी तरह से आप चारों का कंक्लूजन लिख लेंगे। सेकंड पाइप जो है वो आपका 20 घंटे में कर रहा है, यानी कि 1/20, 1/30, 1/60 करके, ठीक है। फिर बात आती है कि अब मान लीजिए आपकी जो T है इसको मान लेते हैं हम नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है, जो कि टेकन आउट हो रहे हैं फर्स्ट पाइप के द्वारा, ठीक है। और सेकंड पाइप जो है वो आपका 7 बजे खुल रहा है, ठीक है। तो 1 घंटे बाद ये वर्क करेगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका T-1। इसी तरह से जो थर्ड पाइप और फोर्थ पाइप वर्क करेंगे तो वो हो जाएंगे T-2 और T-3, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट एक मतलब लिखेंगे कि जो T हमने बोला था ना 1 आवर, तो T15 हो जाएगा, फिर आपका T-1 हो जाएगा y20 प्लस T-2/30, 30 घंटे में भर रहा था ना, 3 आएगा, फिर प्लस T-3 और by 30 आएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू आएगा 1। अब इसी को आप जब सॉल्व करेंगे आगे फर्दर तो ये हो जाएगा 4t 3t-3 प्लस 2t-4 प्लस t-3 ब्रैकेट में और by 60 और इज इक्वल्स टू 1। इन सब को जब आप ऐड करेंगे, माइनस करेंगे अपने साइंस के अकॉर्डिंग, जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10t और -10 और इज इक्वल्स टू 60। अब जब आप इसको थोड़ा चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 10t इज इक्वल्स टू 60 प्लस 10, यानी कि 10t इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 70, और फिर t इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 70/10, यानी कि t इज इक्वल्स टू आपका 7 हो जाएगा। तो जो पहला पाइप था वो आपका कितने बजे ओपन हुआ है, सुबह 6 बजे हुआ है। इसमें जब आप 7 आवर्स को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, यानी कि जो आपका रिजर्वायर है वो 1 बजे तक पूरा भर जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर भी रिपीट हो गया है। नेक्स्ट है टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है हमारी कंट्री में वो कितनी है आपकी 97 GW है। तो कंट्रीब्यूशन आपको बताना है वेरियस एनर्जी का, इसको देख के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ विंड एंड सोलर पावर इन एब्सोल्यूट टर्म्स इन द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इलेक्ट्रिसिटी टर्म में विंड और सोलर पावर का कंट्रीब्यूशन कितना है आप देख लेंगे, यहाँ पर आपको दिया हुआ है डायग्राम में। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए 6.79 GW। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, क्या कंट्रीब्यूशन है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का, ठीक है, एब्सोल्यूट टर्म्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। आप एक बार डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। आप आंसर्स को मार्क करेंगे और यहाँ मतलब आप क्वेश्चंस को देखेंगे और आंसर्स मार्क करेंगे इस बेस पर आप, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी 26.19 GW। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज TCP और IP ज़रूरी है इफ़ वन इज़
टू कनेक्ट टू द टीसीपी और आईपी जो ये आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, ये कब ज़रूरी है? तो जब कोई भी एक इंटरनेट से कनेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, साथ साथ अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। एंड क्वेश्चंस को आंसर ज़रूर करें, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर पूछ सकते हैं। हम आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। So guys, that's it from my side. I'll be coming back with some new important questions. Till then, take care and bye bye. Thanks for watching. Thanks. Have a nice day.